अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अली ज़फ़र हियर अगेन विद अनदर वीडियो। आज हम एक रीसेंट डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं जिसने ग्लोबल इकॉनमी में आप कह सकते हैं कि तहलका मचा दिया। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स बिल्कुल क्रैश कर चुकी हुई हैं और ऑयल प्राइसेस अपने ऑल टाइम लो पे आ गई हुई हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो ऑयल प्राइसेस पहले कुछ ही महीने पहले 60, 65, $70 पर बैरल थी, अब वो $20 पर बैरल से भी सस्ती हो चुकी हुई हैं। बल्कि कुछ ऐसे दिन भी देखे गए हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे, जिनमें ऑयल प्राइसेस एक्चुअली नेगेटिव आ रही थी मार्केट में। ये सब कुछ कैसे हुआ, कौन स्टेक होल्डर्स इसमें एग्जैक्टली इन्वॉल्व थे, ये डेवलपमेंट क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करती है कुछ कंट्रीज़ के लिए और क्या थ्रेट्स प्रोड्यूस करती है और कंट्रीज़ के लिए जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ये जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप समझ गए होंगे, ये वीडियो भी एक इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक के साथ डील करती है और हम देखते हैं कि इसको समझना इतना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, किन सब्जेक्ट्स में ये हमारी हेल्प कर सकता है। इकोनॉमिक्स के पेपर्स में फॉर श्योर, उसके अलावा करंट अफेयर्स के पेपर्स में। इकोनॉमिक्स में किस तरीके से कि हम अगर इसी डेवलपमेंट को जो हम आगे देखेंगे उसको यूज़ करें एज ए केस स्टडी, जब भी हम लेट्स सपोज डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हो कि कैसे कमोडिटीज़ की डिमांड और सप्लाई उनकी प्राइसेस को अफेक्ट करती है, तब हमारे काम आ सकती है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स में भी या इवन इकोनॉमिक्स पेपर 2 में जब कोई क्वेश्चन आ जाए एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड, उसमें हम इसको एक केस स्टडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैं क्यों ये केस स्टडीज़ पे इतना फोकस कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि स्पेशली इकोनॉमिक्स के पेपर्स में मैं रिकमेंड किया करता हूँ कि जब आप इकोनॉमिक्स पेपर 1 के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हो, लेट्स सपोज एक बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बारे में, आपने उसके अंदर भी कोशिश करनी है कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेके आनी है। इवन दो यू माइट थिंक कि रियल लाइफ एग्जांपल्स तो शायद पेपर 2 के लिए हमें रिजर्व रखनी होती हैं। मेरी सजेशन और मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ही रहती है फॉर कि अगर आपने हाई स्कोरिंग आंसर प्रोड्यूस करना है तो इकोनॉमिक्स पेपर 1 के क्वेश्चंस में भी आप ऐसी चीज़ें डालो जो इकोनॉमिक्स पेपर 2 से रेलिवेंट होंगी। फॉर एग्जांपल आप रियल लाइफ केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स डालो, और इकोनॉमिक्स पेपर 2 में जब क्वेश्चंस ही रियल लाइफ सिनेरियोज़ के अराउंड हो, आप उन क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त थ्योरेटिकल एलिमेंट्स, ग्राफ्स, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करो। चलें अब विदाउट फर्दर अडू हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या इस सारे सिनेरियो में। हम देखते हैं कि अराउंड 30 मार्च न्यूज़ आना शुरू होती है और मार्केट से पता चलना शुरू होता है कि ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ऑयल क्रैशेस टू फ्रेश 18-year लो एज डिमांड सफ़र्स अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉप। तो ये कैसे हुआ, क्यों डिमांड ड्रॉप हुई, क्यों ये प्राइसेस क्रैश हुई? और अगर हम फिगर्स में देखें तो ऑयल प्राइसेस ड्रॉप फ्रॉम $65 to $70 per barrel at the end of 2019 to around $20 per barrel by 30th March 2020। अगर इसी को हम ग्राफ्स के थ्रू एनालाइज करना शुरू करें और अगर हम लेफ़्ट वाले ग्राफ को देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि यकीनन जो 2020 में आपको शार्प ड्रॉप नज़र आ रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले प्राइसेस इससे लो गई थी बैक इन 2000, बिटवीन 2000 एंड 2004, और तब से लेके अब तक ना ही इतनी ज़्यादा ड्रॉप हुई हैं और ना ही इतना शार्प ड्रॉप हुआ है टू सच लो लेवल्स। और अगर आप राइट वाले ग्राफ को देखें जो 2020 के फिगर्स को प्लॉट कर रहे हैं, उसमें भी आपको नज़र आएगा कि इतना शार्प ड्रॉप स्टार्ट हुआ अराउंड जनवरी, फरवरी में भी ये ड्रॉप होना शुरू हुआ और फिर मार्च में हमें ये जो लो फिगर्स हैं ये नज़र आना शुरू। अब आपको ये सब देख के ऐसा फील हो रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, ये तो बहुत अच्छा है कंज्यूमर्स के लिए और ऑयल डेफिशिएंट कंट्रीज़ के लिए, कि उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो देखते हैं कि ये सिनेरियो कैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क को हेल्प कर सकता है। तो इफ़ वी लुक एट दिस एनालिसिस, this is from an analysis report by Topline Securities, 26% of Pakistan's imports are oil price driven. If the oil prices drop to $20 per barrel, Pakistan's oil import bill would decrease by 3.8 to 4.2 billion dollars. और ना सिर्फ ये कि हमारे इंपोर्ट बिल में कमी होगी, इसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कम होगा,
उसके अलावा इन्फ्लेशन में भी कमी होगी, और इन्फ्लेशन में कमी 1 to 1.5% हो सकती है ड्यू टू दीज लो प्राइसेस ऑफ ऑयल। अब हम देखते हैं कि इस डिक्लाइन के रीजंस क्या थे, व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस। और अगर हम इसको सिंपली एनालाइज करें तो हम दो ब्रॉड फैक्टर्स में हम डिवाइड कर सकेंगे, जैसे हम किसी भी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में डिवाइड करते हैं फैक्टर्स को, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। सबसे पहले हम डिमांड साइड फैक्टर्स को समझते हैं, बिकॉज दे आर परहैप्स द मोर सिंपलर रीजंस। वी कैन वेरी क्लियरली सी कि डिमांड हमारी क्यों डिक्लाइन हुई इन 2020। क्वाइट सिंपली, एज वी कैन सी हेयर, according to the International Energy Agency, global oil demand declined, और उन्होंने या तो प्रिडिक्ट किया था कि it would decline in 2020 as coronavirus weighs heavily on markets. So this is quite simple. We all know कि oil demand कम हुई है इकोनॉमीज़ के अंदर लॉकडाउन्स की वजह से। हम खुद अपनी कार्स नहीं इस्तेमाल कर रहे बिकॉज वे confined to our homes, quarantined in our homes, इसलिए कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो कम हो गई। उसके अलावा बिकॉज फैक्ट्रीज़ हैव ऑल्सो शट डाउन, तो जो वो डिमांड करते थे ऑयल की वो कम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ हो रही है, इसलिए एनर्जी के लिए जो ऑयल चाहिए था वो कम हो गया। इससे सिंपली क्या हुआ है कि ऑयल डिमांड श्रिंक कर गई है, ऑयल डिमांड हैज़ फॉलन, एंड वी कैन सी हेयर इन दिस ग्राफ कि ये डिमांड लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर गई है, डाउनवर्ड शिफ्ट कर गई है। सो नाउ दिस एनालिसिस इज़ गोइंग टू बी especially relevant for those who have opted for economics in their CSS exams, but it's always best to see what is happening और इसका हम theoretically अगर समझ सकें, even for even to develop a better layperson perspective. So when demand shrinks, demand falls, the demand curve shifts to the left or shifts downwards, and a new equilibrium is achieved with the existing supply curve and the new demand curve. एंड वी कैन सी कि जब फॉल हुआ है डिमांड में, प्राइस नीचे गई है, प्राइस हैज़ फॉलन, एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी डिमांडेड और द क्वांटिटी इन द मार्केट हैज़ ऑल्सो श्रंक एंड इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड। एक नया इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि डिमांड श्रिंकिंग तो हमें समझ आ गई, अब हम देखते हैं सप्लाई को क्या हुआ, एंड दिस इज़ परहैप्स the more interesting of the factors. We can see quite clearly that ever since early March, the press had begun reporting that an oil price war is about to ensue. तो इधर हम रिपोर्ट देखते हैं अर्ली मार्च की, oil plunges most since 1991 after producers embark on price war. And इसमें आगे डिटेल्स में देखें कि Saudi Arabia and Russia vowed to pump more in a battle for market share just as the coronavirus spurs the first decline in demand since 2009. यानी कि सऊदी अरेबिया और रशिया ज़्यादा पंप कर रहे हैं, ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, फ्लड कर रहे हैं ऑयल मार्केट्स को। ये क्यों हुआ? वाई इज़ दिस हैपनिंग? वाई इज़ सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व? वाई इज़ रशिया इन्वॉल्व? नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस। इसके अंदर हम ज़रा करंट अफेयर्स वाले एस्पेक्ट्स में आ रहे हैं, हम ज़्यादा अब ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स की रेलम के अंदर आना शुरू हो रहे हैं। सो लेट्स सी, एंड बिफोर वी अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये की प्लेयर्स कौन हैं ऑयल की मार्केट में इन द ग्लोबल इकोनॉमी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपेक क्या है, बिकॉज जब भी आप इसके ऊपर अपनी रिसर्च करेंगे कि ऑयल प्राइसेस के साथ क्या हुआ इन रिसेंट टाइम्स, ओपेक का नाम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएगा। सो let's understand what OPEC is exactly. OPEC है the Organization of Petroleum Exporting Countries. It was founded in 1960 and it was founded in Baghdad. इनके aims क्या हैं? They say, और ये उनके ही वेबसाइट से है, कि it has been formed to coordinate and unify the petroleum policies of its member countries and ensure the stabilization of oil markets in order to secure an efficient economic and regular supply of petroleum to consumers, a steady income to producers and a fair return on capital for those investing in the petroleum industry. यानी कि basically stabilize करना markets को और revenues बढ़ाना exporting countries के लिए। तो this seems like a very let's say a benign kind of aim कि अपने बेनिफिट के लिए कर रहे होंगे, मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए कर रहे होंगे। उसके अलावा इनके हेडक्वार्टर्स भी बहुत ही लेट्स से एक अनपोलिटिसाइज्ड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में है, हाउस्ड इन वियना इन ऑस्ट्रिया।
बट वी हैव टू सी कि ओपेक के पास बहुत ज़्यादा पावर है इन द ऑयल मार्केट. 79.4% of the world's proven oil reserves are located in OPEC member countries, and those countries are as follows: Algeria, Angola, Equatorial Guinea. ये लिस्ट आपके सामने आ रही है. Saudi Arabia is a key player. Venezuela is a major oil producing country. ईरान इसमें है. इराक इस लिस्ट के अंदर है. और हम देख सकते हैं even in history that OPEC has used its power in the oil market for its own aims. इन्होंने काफ़ी बार ऐसा किया है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑयल को कम करके, प्राइसेस को हाई करके इन्होंने अपने पॉलिटिकल एम्स भी अचीव करने की कोशिश की है. सो अ वेरी potent example is from 1973 when OPEC used its power in the oil market to bring about a production cut which raised prices and hurt the United States and other industrialized nations that had supported Israel in the Yom Kippur War. We can also see that in the list of countries which are the top producers of oil, according to the US Energy Information Administration, 5 countries, namely Saudi Arabia, Iraq, UAE, Iran, and Kuwait, are countries which can also be found in OPEC. So OPEC is important when it comes to the oil markets. And since OPEC is important, Saudi Arabia, which is a very major player within OPEC, is important when it comes to any decision within the oil markets. So Saudi Arabia तो हमें नज़र आ रहा है कि because of OPEC and because of the fact that Saudi Arabia is such a large producer of oil, it is well poised कि वो इस current scenario के अंदर मौजूद है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि oil prices के अंदर fluctuation हो रही है. Saudi Arabia involved है. We can understand why. Saudi Arabia is a major oil producing country and it is a very important power within OPEC. But how does Russia get into this picture? Sure, Russia is also a major oil producing country, but how is Russia involved within the current, with this existing scenario? वो ऐसे है कि Russia collaborated with Saudi Arabia and with OPEC to raise prices in the past. ये तब हुआ था जब यूएस में शेल ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हुई और उस इंक्रीज़ इन सप्लाई की वजह से प्राइसेस जब लो होना शुरू हुई और उन्होंने हर्ट करना शुरू किया ओपेक और अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को. ओपेक के कंट्रीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सऊदी अरेबिया, और बाकी नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ such as Russia, इन्होंने मिलकर एक इनफॉर्मल अलायंस बनाई in 2016 which was dubbed as OPEC Plus. OPEC Plus तब से एक इनफॉर्मल तौर पे या एक इनफॉर्मल कार्टेल के तौर पे काम कर रही है ऑयल प्राइसेस को इंक्रीज रखने के लिए. तो ये तो इंक्रीज रख रहे हैं 2016 से. कैसे रख रहे हैं? ऑयल प्रोडक्शन को कट करके सप्लाई को कम करते हैं और उसकी वजह से जो डिमांड उतनी ही रहती है. मोर बायर्स आर लुकिंग फॉर दैट रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑयल, तो दे विल बी विलिंग टू पे मोर फॉर दैट रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑयल. इसीलिए प्राइसेस हमें चढ़ती हुई नज़र आ रही थी ऑफ ऑयल. तो अब क्या हुआ? अब बेसिकली ये हुआ कि जब कोरोना वायरस ने इम्पैक्ट करना शुरू किया इकोनॉमीज़ को और डिमांड फॉर ऑयल को रिड्यूस किया, डिमांड फॉर ऑयल कम हो गई और प्राइसेस ऑफ ऑयल कम होना शुरू हो गई, तो तब मार्च के बिल्कुल शुरू में एक ओपेक और ओपेक प्लस की समिट को ऑर्गेनाइज़ किया गया और उसका एम यही होना था क्वाइट सिंपली कि ऑयल प्रोडक्शन को कट किया जाए ताकि प्राइसेस ऑफ ऑयल ऊपर जाएं और क्या हो कि रेवेन्यूज़ टू ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, टू सऊदी अरेबिया, टू ओपेक, टू रशिया वो ज़्यादा हों, बिकॉज इनके इंटरेस्ट में तो यही है कि जितनी ऑयल प्राइसेस ऊपर होंगी इतना इनके फ़ायदे में होगा. बट suddenly, what did we see? We saw that Russia rejected Saudi Arabia's decision or OPEC's decision to reduce the supply of oil and raise prices. Russia disagreed to the oil production cuts. Saudi Arabia retaliated by increasing production. Basically क्या हुआ? Russia ने कहा कि Russia will not reduce the production of oil और वो oil उसी तरह supply करते रहेंगे. फॉर सर्टन रीजंस उन्होंने डिसएग्री किया सऊदी अरेबिया के डिसीजन से और उन्होंने कहा कि सेम रेट पे ऑयल वो सप्लाई करते रहेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या नज़र आया? ये अलायंस, जो इनफॉर्मल अलायंस थी ओपेक प्लस की, ये बिल्कुल ब्रेक डाउन कर रही. और सऊदी अरेबिया की जो इसके अंदर
पावर थी या सऊदी अरेबिया के जो इसमें इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया और खदशा क्या नज़र आना शुरू हुआ कि डिमांड भी कम हो रही है, रशिया अपनी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल को कम भी नहीं कर रहा, इससे क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और फिर प्राइसेस और फॉल करेंगी। तो इंस्टेड ऑफ फियरिंग दिस सिनेरियो, सऊदी अरेबिया डिसाइडेड टू टीच रशिया अ लेसन। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिटेलिएट किया और उन्होंने भी अपनी ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया, ये सोच के कि सऊदी अरेबिया विल बी एबल टू बेयर दैट फॉल इन द प्राइसेस ऑफ ऑयल। उन्होंने कहा कि बेशक प्राइसेस गिरें, हम बेयर कर लेंगे, सऊदी अरेबिया बेयर कर लेगा, रशिया नहीं बेयर कर पाएगा। लेकिन ये डिसीजन लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि सऊदी अरेबिया का जो इन्फ्लुएंस है और इम्पॉर्टेंस है इस इनफॉर्मल अलायंस में वो मेंटेन रहे। तो सिंपली इसकी वजह से क्या हुआ, रशिया ऑल्सो इंक्रीज्ड इट्स सप्लाई ऑफ ऑयल, Saudi Arabia also increased its supply of oil. The rise in supply of oil decreased the prices further. As we can see in the demand and supply analysis, supply rose, a new equilibrium was reached, prices fell to a point even lower than before. So now we have to understand what motivations were behind each stakeholder's decision. रशिया ने क्यों अग्री नहीं किया एक प्रोडक्शन कट को? उसके लिए भी बेहतर है प्रोडक्शन कट करो, प्राइसेस राइज करेंगी, रशिया को भी फ़ायदा होगा, उसके जो एक्सपोर्ट बिल है उसमें इजाफा होगा, सेम ऑयल वो सेल कर रहे होंगे बस महंगा बिक रहा होगा। तो उन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया कि प्रोडक्शन कट नहीं करना और सप्लाई को सेम रेट पे करना है या सप्लाई को इंक्रीज़ करना है? उसके लिए कुछ मुख्तलिफ रीज़न्स हमारे सामने आते हैं। एक तो जी ऑफिशियल नैरेटिव आता है कि रशिया की तरफ से जो ऑफिशियली जो उनका नैरेटिव आया कि दे वांटेड टू वेट टू असेस द इम्पैक्ट कि फॉल इन डिमांड कितना होगा और उसके बाद हम इंटरवीन करना चाहें, बट दिस डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एक रीज़न इसमें नज़र आ रहा है वो कुछ एनालिस्ट देखते हैं कि रशिया कैन नॉट अफोर्ड टू रिड्यूस the supply of oil further. For example, as we can see in this report in the New Yorker, for reasons of climate and geology, Russia's oil wells are less flexible than Saudi ones. They can't simply be turned off today and then turned back on again tomorrow. Decreasing output in Russia would risk damaging wells and losing some fields for years, if not forever. तीसरा एक बहुत दिलचस्प और बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न जो नज़र आता है वो ये है कि सऊदी अरेबिया वांटेड टू पुट प्रेशर ऑन द यूएस शेल ऑयल इंडस्ट्री। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। हमने पहले देखा कि 2014 में यूएस शेल ऑयल इंडस्ट्री कैसे बूम कर रही थी और क्योंकि वो इंडस्ट्री बूम कर रही थी उसकी वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही थी ऑफ ऑयल इन द मार्केट और ओपेक ने फिर प्रोडक्शन कट किया ताकि प्राइसेस राइज हों। ये सारा सिनेरियो बहुत फेवरेबल था फॉर द यूएस शेल ऑयल इंडस्ट्री क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, ओपेक और ओपेक प्लस वाले जो कंट्रीज़ हैं वो रिड्यूस करते जा रहे हैं अपनी सप्लाई को, उसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। वो राइजिंग प्राइसेस बहुत कंड्यूसिव हैं फॉर यूएस शेल ऑयल इंडस्ट्री और एक ऐसा साइकिल बन गया था जो रशिया समझ रहा था कि रशिया के एक्सपेंस पे यूएस की शेल ऑयल इंडस्ट्री के लिए बेहतर हो रहा है। और हम ये भी समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया इज़ वेरी क्लोजली अलाइंड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूएस का भी फ़ायदा इसके अंदर कि प्राइसेस राइज कर रही हैं और सऊदी अरेबिया का फ़ायदा कि इट इज़ डूइंग अ फेवर टू द यूएस, रशिया का लेकिन इस सारे में नुकसान। तो रशिया ने अब जो डिसीजन लिया कि वो अपना ऑयल उसी मिकदार से प्रोड्यूस करेंगे, वही सप्लाई रखेंगे जिसकी वजह से प्राइसेस फॉल करेंगी। वो फॉलिंग प्राइसेस यूएस की नेसेंट शेल ऑयल इंडस्ट्री के लिए तबाह कौन होंगी, बिकॉज ये नेसेंट इंडस्ट्री है, ये इतनी लो प्राइसेस पे प्रोड्यूस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इनको चाहिए हाई प्राइसेस कि वो उन्हीं हाई प्राइसेस के ऊपर प्रोड्यूस करें, उनके लिए तब प्रॉफिटेबल होगा। लो प्राइसेस पे यूएस शेल ऑयल इंडस्ट्री अनप्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो ये थे रीज़न्स रशिया के कि उन्होंने क्यों अग्री नहीं किया सऊदी अरेबिया की डिमांड से कि ऑयल प्राइसेस को इंक्रीज़ किया जाए और सप्लाई को कट किया जाए। तो अब देखते हैं कि सऊदी अरेबिया ने क्यों डिसाइड किया कि वो भी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाए रखें, कम ना करें और रिटेलिएशन में फ्लड कर दें ऑयल मार्केट्स को। उसके बहुत सिंपल दो रीज़न्स हैं। वन, सऊदी अरेबिया वाज कॉन्फिडेंट दैट इट कुड सर्वाइव द ड्रॉप्स इन ऑयल प्राइसेस, and secondly it wanted to force Russia to toe the line, यानी कि it wanted to force Russia to agree to the fact that Saudi Arabia is the main player in this entire relationship and Russia has to follow the dictates of Saudi Arabia when it comes to this informal alliance of OPEC plus.
तो ये था पूरा सिनेरियो। इसमें हमने देखा कि कैसे कोरोना वायरस की वजह से डिमांड भी कम हुई, उसने प्राइसेस को गिराया। उसके बाद इस ऑयल प्राइस वॉर के अंदर दोनों कंट्रीज़ जो बहुत मेन प्लेयर्स हैं इस सारे सिनेरियो में, सऊदी अरेबिया और रशिया, उन दोनों ने अपनी सप्लाई ऑफ ऑयल को भी इंक्रीज़ कर दिया। उसकी वजह से फर्दर रिडक्शन हुई इन ऑयल प्राइसेस। तो अब क्या ये इशू रिजॉल्व हो चुका है? बिकॉज हमें रिसेंट न्यूज़ में नज़र आ रहा था कि एक डील बन चुकी है ओपेक प्लस की। तो लेट्स सी कि इसकी रेजोल्यूशन कहाँ तक पहुँची है। अप्रैल 13 को हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की भी एक ट्वीट आती है कि द बिग ऑयल डील विद ओपेक प्लस इज़ डन and this will save hundreds of thousands of energy jobs, etc., etc. वो लिखते हैं कि I want to thank and congratulate President Putin and King Salman of Saudi Arabia, etc., etc. Exactly हुआ क्या? ये तो उनकी ट्वीट थी, लेकिन न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि ओपेक प्लस ने अग्री कर लिया है टू ऑयल प्रोडक्शन कट्स इन मई एंड जून बाय अ कंबाइंड 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे। और इस कट इन ऑयल प्रोडक्शन से क्या होगा कि प्राइसेस फिर राइज़ करेंगी, ये प्राइस वॉर ख़त्म होगी और फिर मार्केट स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो हुआ, उन्होंने लार्जेस्ट एवर नेगोशिएटेड कट्स पे अग्री किया। और न्यूज़ में ये भी आया कि दे वर प्रोडेड बाय डोनाल्ड ट्रंप बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप कुड सी कि जो नेसेंट शेल ऑयल इंडस्ट्री है यूएस की, वो इसकी वजह से सफ़र कर रही है। But we can also see that the issue is still not resolved. As of now, on the 23rd of April, अभी recent days में यही न्यूज़ आ रही थी कि oil prices are still falling. Even इस April 12th की रिपोर्ट में भी हम देख सकते हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की डिस्प्ले हो रही है, कि उन्होंने भी ये लिखा है कि while these cuts are significant, they fall short of what is needed to bring oil production in line with demand. बेसिकली कि जो फॉल इन डिमांड हो रहा है या डिमांड ऑफ ऑयल कम हो रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ये कट इन सप्लाई उस फॉलिंग डिमांड के असर को काउंटर एक्ट नहीं कर सकेगा। और बेसिकली यही हुआ। रिसेंटली एंड ऑन April 20th, the New York Times reported that something bizarre happened in the oil markets. The price of a barrel of oil went negative. Oil prices tumbled. And still the same scenario holds, that oil markets are in a frenzy. Oil markets have collapsed, and the whole scenario of global energy politics revolving around oil has completely been shaken up because of both the coronavirus and its effects on demand of oil, and also because of the oil price war and its effects on the supply of oil. So this was a summary and a complete analysis of this recent development, this recent happening in current affairs and in global energy politics. Do use this in your answers to add weight to the arguments that you're presenting. अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें डिमांड और सप्लाई के एनालिसिस को यूज़ करना है जनरल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने में, तो उसमें जब आप बताएं कि डिमांड फॉल और सप्लाई राइज के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप इन एग्जांपल्स को यूज़ करें कि वी सॉ दिस रिसेंटली इन 2020 व्हेन द ऑयल प्राइस वॉर बिटवीन Saudi Arabia and Russia happened in the context of the coronavirus. उसके अलावा अगर करंट अफेयर्स में कोई एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो यू कैन वेरी वेल यूज दिस केस स्टडी, फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दिस. You can say that maybe one of the solutions of the energy crisis is that Pakistan can increase its storage facilities of oil so that Pakistan can procure and store oil in times when prices have crashed, as they did during the oil price war of 2020. So this is an interesting way of using these case studies to add meat, to add weight to the arguments that you're presenting. These will look very good to the examiner, and these will help you differentiate your answers from the rest. So this is the end of the video. I hope you found this helpful. If you did, then please do like this video, share it with those who might find this helpful. Do subscribe to the channel and share these videos as much as possible so we can get a conversation and a dialogue started around these subjects. And also don't forget to provide us feedback in the comment section below, so we can understand how we can improve the content of our videos, and also find out ideas from you
about topics we can cover in future videos. Thank you very much for your time.